बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का टॉपिक हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। काफ़ी मेन टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 3 का। काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट भी होता रहता है, अल्टरनेट रिपीट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं और किस तरीके से हम इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वर्ड एक्सट्रैक्शन है इसका मतलब आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं। देखिए बेटा, एक्सट्रैक्ट करना यानी किसी एक सिंगल एलिमेंट को, पॉजिटिव आयन को या नेगेटिव आयन को, या उसके मेटल को या मेटल या नॉन मेटल को, उसके कंपाउंड में से, उसकी ओर में से एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, इसे बोलते हैं सिंपल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कोई एक कंपाउंड है हमारे पास, जैसे इस वक्त आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है NaCl। तो ये कंपाउंड है हमारे पास NaCl। इस कंपाउंड में से सोडियम को अलग करना और क्लोरीन को अलग करना और उसको फिर प्रैक्टिकल यूज में लेकर आना, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसे। सिंपल एक्सट्रैक्शन का मतलब होगा कि एक कंपाउंड में से उसके एलिमेंट को सेपरेट आउट करना, अलग करना, और उसको फिर अपने प्रैक्टिकल यूज में लेके आना कि हम उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? लेकिन मेटलर्जी के लिए नॉर्मली तौर पर हम मतलब यही यूज करते हैं कि मेटलर्जी में भी हम यही करते हैं कि उसकी ओर में से, किसी कंपाउंड की या किसी एलिमेंट की ओर में से हम उसके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को भी मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन जो है वो मेटलर्जी का एक छोटा सा प्रोसेस होता है या एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पर हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल एक्सट्रैक्शन की जो बात करेंगे उसमें यही कहेंगे कि हम एक कंपाउंड लेंगे, उसमें से हमने सोडियम को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब सोडियम को जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम सोडियम के कंपाउंड से करेंगे डेफिनेटली। अब सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं सोडियम के। लेकिन हम ऐसा कंपाउंड चूज करेंगे जो कि हमें नॉर्मली तौर पर चीपर कंडीशन में मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाए, हमें इजीली मिल जाए, उसका डेफिनेटली अमाउंट या उसका रेट भी कम हो। ठीक है, इजीली अवेलेबल भी इजीली हो, और उसमें से प्योर कंडीशन में हमें सोडियम भी मिल जाए। तो हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है सोडियम का वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, टेबल सॉल्ट भी इसे हम बोलते हैं, नेचुरल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो NaCl जो है वो हम यहाँ पर जो है उसके जरिए हम इसको अलग करेंगे, यहाँ से सेपरेट आउट करेंगे। जो प्रोसेस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए हम इसको बाकायदा सेपरेट आउट करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है बेटा डाउन्स प्रोसेस। ये साइंटिस्ट के नाम से रखा गया। ठीक है, डाउन्स प्रोसेस के नाम से हम इसको, ये डाउन्स प्रोसेस के जरिए हम NaCl में से या सोडियम क्लोराइड में से हम सोडियम को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। इसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होगा या जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, उसको बोलते हैं हम डाउन सेल बोलते हैं। तो डाउन सेल वो इक्विपमेंट है जिसकी वजह से, ये जिसके जरिए हम NaCl में से Na को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो उसमें बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक जो रिएक्शन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा वो किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी आपके कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, उनका अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना, और मूव करने के बाद वहां जाके डिपॉजिट हो जाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि सोडियम जो पॉजिटिव आयन है, Cl जिसका नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना, मतलब कैथोड और एनोड की तरफ मूव करना और वहां जाके डिपॉजिट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जो केमिकल्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे नॉर्मली तौर पर वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। साथ में इससे केमिकल इस्तेमाल किया जाता है बेटा कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन बेसिकली है क्या, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सेपरेट आउट करना। तो यहाँ पर हमने सोडियम को सेपरेट आउट करना है उसके कंपाउंड से। तो हम जो कंपाउंड चूज करेंगे यहाँ पर, जिसमें से हम उसको अलग करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, वो है बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे वो है डाउन्स प्रोसेस, और जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटा वो है डाउन सेल।
डाउन सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं क्योंकि इसमें बेटा बकायदा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इसमें कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ये इसका मेन प्रिंसिपल होगा, मेन स्टेप होगा, मेन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो क्रिएट होगा। केमिकल्स इस्तेमाल होंगे इसमें, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। अब सबसे पहले रिएक्शंस हम स्टडी करने से पहले हम क्या कहेंगे कि हम आपको पहले डाउन सेल जो है उसकी पिक्चर, एक डायग्राम जो है वो आपको शो ऑफ करवाते हैं ताकि आपको रिएक्शन को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाउन सेल देखते हैं कि किस तरह का होता है। ये है आपके पास है डाउन सेल। ठीक है, ये कंप्लीट जो दो डायग्राम्स बनी है दोनों डाउन सेल्स ही हैं। बस एक जो डायग्राम आपके पास है, ये वाली जो डायग्राम है, ये कंप्लीट उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग पूरी कंप्लीट दिखाएगा कि ऐसे प्रॉपर जो डाउन सेल होता है इस तरह होता है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, ये सामने से कटिंग की गई है बकायदा ताकि आपको इंटरनल जितनी भी लेयर्स हैं वो बकायदा प्रॉपर तरीके से नजर आए। ये हम इसका सिंपल एक सेल बनाते हैं, सिंपल एक ये समझो कि एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल। तो आपकी बुक में डेफिनेटली आपको यही डायग्राम नजर आएगी, लेकिन इससे हमें इसके इक्विपमेंट्स का प्रॉपर पता नहीं चलता कि कैसे एक दूसरे से सेपरेट आउट है, तो उसके लिए हम लोगों ने आपकी ये वाली डायग्राम भी सामने रखी है ताकि आपको ये चीज़ प्रॉपर तरीके से नजर आ सके। अब दोनों का कंपैरिजन करके हम चलते हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ के हैं, एक ही चीज़ है, बस इसको हम जरा ये कह सकते हैं कि इसका ये इसके मेन प्लांट की डायग्राम है, जो मेन जिस तरह की होता है वो प्लांट, वो जिस तरह का वो डाउन सेल होता है उस तरह का। और ये जो डायग्राम है ये हम सिंपल कह सकते हैं कि ये सिंपल जो है वो जिसमें हम लोग शो करेंगे कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड कहाँ पर है और एनोड कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो आप देख लीजिए कि सिंपल जो आपके पास है कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी आपको नजर भी आ रहा है कि जो कि इसको पूरा कवर करता है। ये आपका पूरा एक बॉक्स लाइक, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये आयरन बॉक्स होता है विद फायर ब्रिक्स, मतलब कि आयरन का बॉक्स होता है, साथ में फायर ब्रिक्स लगी होती हैं, ठीक है ना, जो कि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है इसकी वो है इसके इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड। ये सेंटर में जो आपको ब्लैक आपको पास पोर्शन नजर आ रहा है कार्बन, ये ग्रेफाइट है, ये एनोड है। ग्रेफाइट डेफिनेटली कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, तो हम इसे कार्बन भी बोल सकते हैं और ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये एनोड होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये नजर आएगा, तो ये जो आपके पास एक सेंट्रल पोर्शन मौजूद है ये एनोड है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो क्लोरीन गैस है वो इसके ऊपर हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन बबल्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ये क्लोरीन गैस यहाँ पर कलेक्ट होगी और कलेक्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एनोड है जो कि सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जो कप शेप का आपका ये जो आपका पूरा डाउन सेल है इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये एनोड है जो कि ग्रेफाइट या कार्बन का मैन्युफैक्चर होता है। इसके अराउंड में ये जो आपके पास ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये दोनों जो ब्लैक हैं स्पॉट्स हैं जिसके साथ बाकायदा वायर लगी हुई है, ये बेटा कैथोड है जो कि आमतौर पर आयरन के बने हुए हैं। अब कैथोड को हम यहाँ शो करते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरह का होता है ये, यानी इसने बाकायदा कवर किया होता है पूरे के पूरे एनोड को, और एनोड सेंटर में होता है, और जो कैथोड होता है वो कप की सूरत में इसके अराउंड के अंदर किसी से प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैथोड होता है ये आयरन मटेरियल का जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। तो कैथोड जो है वो आयरन का है और जो एनोड है वो क्या है, वो कार्बन का है। तो प्लीज दोबारा रिपीट एक दफा देख लीजिए कि एनोड सेंटर में है और कैथोड इसके अराउंड के अंदर होता है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ के अंदर होता है, जो कि पूरी की पूरी आयरन की शीट होती है जिसके जरिए वो बनता है। अब इसमें अगर इस तरह डायग्राम देखे तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि सर सिर्फ राइट और लेफ्ट के ऊपर होता है, नहीं, राइट और लेफ्ट के ऊपर नहीं होता, बाकायदा से पूरे सराउंडिंग के अंदर होता है, जो कि आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि अब एनोड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने लगा हूँ, तो गौर से देखिएगा कि एनोड जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, कैथोड जो है ये बाहर है, लेकिन इन दोनों के सेंटर में ये जो एक लाइन है आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है ना, ये भी इसके अराउंड के अंदर होती है, यानी कि इन दोनों के सेंटर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसने भी एनोड को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। ये जो शीट होती है ये कहलाती है बेटा डायफ्राम कहलाती है, डायफ्राम कहलाती है। ये आयरन गॉज भी कहलाती है, आयरन की बनी होती है, इसको हम वो बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। ये वायर गॉज होती है एक आयरन की बनी हुई, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है ना। ये मटेरियल को, एनोड के और कैथोड के मटेरियल को एक दूसरे से सेपरेट आउट करती है कि कहीं क्लोरीन गैस जो है वो सोडियम से ना मिल जाए या सोडियम जो है वो क्लोरीन से ना मिल जाए, इसलिए ये वायर गॉज का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि दोनों मटेरियल आपस में कंबाइन या मैचअप ना हो जाए। तो याद रखिएगा सेंटर में यही मेन चीजें तीन जो कि आपने याद रखनी है कि सेंटर में एनोड है इसका जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है, एनोड के अराउंड के अंदर बेटा कैथोड है, ठीक है, जो कि डेफिनेटली आयरन का बना हुआ है,
एनोड और कैथोड के सेंटर में एक वायर गॉस प्रेजेंट है, जो कि डायफ्राम जिसे हम बोलते हैं, वो वायर गॉस प्रेजेंट, जो कि आयरन की जो है वो मैन्युफैक्चर है, जो आयरन से बनी हुई। ओके, यहाँ से हम बिल्कुल टॉप पोर्शन से, यहाँ से हम फ्रेश ब्राइन सोल्यूशन यहाँ से हम इन करेंगे। ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं बेटा, ब्राइन का वर्ड अक्सर जगह पे यूज होगा, तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे और उसका बाकायदा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं उससे, ठीक है। वो हम ऊपर से टॉप से इन करेंगे यहाँ पर। जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होंगे, जो कि अभी हम बताते हैं आपको। फिर Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। जो Cl होगा वो एनोड से हम हासिल करेंगे ऊपर टॉप के ऊपर, और जो Na होगा वो मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन कहते हैं पिघली हुई फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर, पिघली हुई फॉर्म के अंदर, वो हम यहाँ से हासिल कर लेंगे, जो कि कैथोड पे हमें हासिल हो रहा होगा। वहां से हम इसको सक करेंगे और सक करके यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। इस तरह क्लोरीन गैस अलग चैम्बर में या अलग जगह पे हासिल होगी, और सोडियम जो होगा वो हमें अलग जगह से हासिल होगा। क्लोरीन डेफिनेटली गैसेस फॉर्म के अंदर हासिल होगी, गैस फॉर्म में हासिल होगी, और जो सोडियम होगा वो फ्यूज फॉर्म में, यानी कि मोल्टन फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, हम इसको हासिल कर लेंगे। तो ये है सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको सामने रखते हुए आपने इसके रिएक्शंस करने, ताकि आपको, इसीलिए इसको ये बता दिया गया कि जब हम रिएक्शंस कर रहे हो तो आपको पता हो कि कौन सा रिएक्शन किस चैम्बर के अंदर हो रहा है। तो क्लोरीन गैस का जो रिएक्शन होगा वो एनोड पे हो रहा होगा, और सोडियम का जो रिएक्शन है बेटा वो डेफिनेटली कहाँ हो रहा होगा, कैथोड के ऊपर हो रहा होगा। दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए वायर गॉस यानी कि डायफ्राम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और जो इसका मटेरियल होगा NaCl का और कैल्शियम क्लोराइड का, क्योंकि दो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का जो मटेरियल होगा वो हम टॉप से ऊपर की तरफ से यहाँ पर इस सोल्यूशन यहाँ पर इन करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और सारे का सारा जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको जो रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से प्रोसीड होते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक सोल्यूशन तैयार करना है, जिसमें NaCl होगा और कैल्शियम क्लोराइड होगा। मतलब कि ये दोनों केमिकल का जिक्र अभी पीछे किया था मैंने, ये दोनों केमिकल NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों केमिकल्स को हम वाटर में डालेंगे और इसका बाकायदा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की डिजोल्व हो जाए, मतलब अब उसमें मजीद सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व ना हो सके, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो वाटर के अंदर हम मैक्सिमम क्वांटिटी NaCl की और कैल्शियम क्लोराइड की इन करेंगे, और उसका बाकायदा प्रॉपर रूम टेम्परेचर के ऊपर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। फिर वो सोल्यूशन को हम टॉप से, ऊपर से इधर अंदर की तरफ इस पे हम इसको गिराएंगे, और यहाँ पर जो होगा ये पूरे के पूरे आपके पास जो इनर आपके पास सेल है, इसमें हर जगह पर आपको जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो मोल्टन सोल्यूशन आपको NaCl का और कैल्शियम क्लोराइड का मिलेगा। तो दोनों सोल्यूशन यहाँ पर क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे, दोनों सॉल्ट या दोनों केमिकल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिर हम करेंगे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो रिएक्शन जो प्रोसीड होंगे वो कुछ ये होंगे। सबसे पहला काम, ये सेल रिएक्शंस आपने, यही मेन रिएक्शंस हैं आपके। अब इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन आगे भी बहुत काम आएंगे। सबसे पहला काम होगा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस की फॉर्मेशन, कि आयंस बनेंगे बेकायदा, क्योंकि जो NaCl आपके पास सोडियम क्लोराइड है, जैसे इसको पानी में डिजोल्व किया ये अपने आयंस में टूटना शुरू हो जाएगा, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये और अच्छे तरीके से अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो Na जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में अलग हो जाएगा, और Cl जो होगा वो नेगेटिव फॉर्म में अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है वो मेटल है, तो उसके ऊपर बेटा प्लस का चार्ज होगा, पॉजिटिव आइन बनाएगा वो। जो Cl है उस पर चार्ज होगा नेगेटिव का, तो वो बनाएगा बेटा नेगेटिव आइन बनाएगा। ये क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव साइन सोडियम पे, नेगेटिव साइन क्लोरीन पे, याद रखिएगा। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो डेफिनेटली उस डाउन सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे जैसे मुसलसल हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अब आपको इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज पता होना चाहिए कि कैथोड पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कैथोड पे याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पे, ठीक है। और एनोड पे हमेशा होता है, जो एनोड टर्मिनल होता है, जो एनोड होता है, उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो कैथोड नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ डेफिनेटली ट्रेवल कौन करेगा बेटा, डेफिनेटली पॉजिटिव आइन ट्रेवल करेगा। तो पॉजिटिव आइन हमारे पास कौन सा बेटा, सोडियम पॉजिटिव आइन है, तो पॉजिटिव आइन वहां जाके ट्रेवल करेगा। अब वो तो पहले से ही आयनिंग की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में, अगर वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन को मजीद लॉस करेगा तो उसका चार्ज तो +2 हो जाएगा, तो हमने उसका चार्ज खत्म करना होता है यहाँ पर।
तो ये एक फेनोमेना है यहाँ पर सिंपल, कि जैसे ही पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। जैसे ही सोडियम आयन जैसे ही सोडियम आयन कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आयन्स कितने बेटा, 2 आयन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो ना, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट क्यों हुआ था, पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्रिएट हुआ था कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था। तो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, डोनेट करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था। हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। यही वो सोडियम मेटल है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये सोडियम मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, पंप आउट कर लेंगे, और हम इसको डाउन सेल से अलग कर लेंगे। ये वाला जो सोडियम आपको मिलेगा, वो मैं आपको डायग्राम में भी दोबारा शो करवा देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ से हम सोडियम को क्या करेंगे, वो अलग कर लेंगे। ये जो अभी आपको प्रोसेस बताया कैथोड का, तो ये सारा का सारा कैथोड के ऊपर होगा, मतलब इस जगह पे होगा, कैथोड के ऊपर हो, ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। जो आपके पास सोल्यूशन के अंदर सोडियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो ट्रेवल करते हुए कैथोड की तरफ आएंगे। जैसे वहां जाके वो डिपॉजिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और गेन करने के बाद वो सोडियम मेटेलिक फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और वो मेटेलिक सोडियम जो होगा वो हम यहाँ से पंप आउट करके इसको अलग कर। अब नेक्स्ट, एनोड। एनोड पे चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव की तरफ कौन ट्रेवल करेगा, डेफिनेटली नेगेटिव आइन ट्रेवल करेगा। तो जैसे ही नेगेटिव आइन एनोड पे पहुंचेगा, अब यहाँ पर भी वही फिनोमेना है कि नेगेटिव आइन किसी भी चीज पर क्रिएट कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जैसा कि अभी आपके सामने क्रिएट हो चुका है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ था। जब वो यहाँ पहुंचेगा, एनोड के ऊपर पहुंचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को मजीद गेन नहीं करेगा, बल्कि वो जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसको वो लॉस कर देगा या डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा, वो एनोड को डोनेट करेगा। तो जैसे ही वो वहां पर डिपॉजिट होगा, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो क्लोरीन की एटॉमिक फॉर्म में पहले आएगा, क्योंकि दो आइंस हैं, तो पहले एक क्लोरीन का एटम बनेगा, फिर दूसरा आइन दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो दो एटम बन जाएंगे, वो दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे, और क्लोरीन गैस की फॉर्म के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लोरीन बेटा नॉन मेटल है, डायटोमिक इन नेचर होता है, गैस फॉर्म में होता है, इसलिए हमेशा इसको Cl2 लिखेंगे इस तरीके से। सोडियम क्योंकि मेटल होता है, इसको हमेशा मोनोटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे हमेशा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया ये तीनों रिएक्शंस को, कि आयोनाइजेशन का मतलब है आइंस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आइंस, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये वाटर के अंदर डिपॉजिट करने से भी हो जाती है, सिंपल वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें से पास करते हैं, तो मजीद बेहतर आइन बनते हैं। तो सोडियम जो पॉजिटिव आइन है, वो ट्रेवल करेगा कैथोड की तरफ, और जो क्लोरीन नेगेटिव आइन है, वो ट्रेवल करेगा बेटा एनोड की तरफ ट्रेवल करेगा। सोडियम जो पॉजिटिव आइन जिसपे पहले से मौजूद है, तो बेटा याद रखिएगा, वो मजीद वहां जाके इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, बल्कि वो गेन करेगा और न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वहां जाके, और वो भी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन होती है बेटा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होती है, वो ऑक्सीडेशन होती है। तो याद रखिएगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म का कोई भी आपके पास रिएक्शन आ जाए, आगे चलकर भी अगर हम रिएक्शन कुछ पढ़ेंगे, तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड और एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं, कैथोड पर हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा 100%। इसमें कोई मतलब कि किसी और किस्म की कोई बात होगी ही नहीं, कि चाहे वो जो मर्जी एलिमेंट हो, जो मर्जी कंपाउंड हो, जो मर्जी हम रिएक्शन कर रहे हो, जो मर्जी प्रोसेस कर रहे हो, कैथोड पर हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए कैथोड पर हमेशा क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। ये आपस के अंदर बिल्कुल 100% श्योरिटी है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव आइन जाएगा, हमेशा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, कैथोड पर हमेशा क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है, ऐसे भी कर सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड पे होता है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एनोड की भी बात इसी तरीके से, कि एनोड पर हमेशा नेगेटिव आइन जाएगा, एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर हमेशा क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस जो होंगे, वो क्रिएट होंगे कहाँ पर, आपके डाउन सेल के अंदर। तो क्लोरीन गैस जो एनोड पे हमें कलेक्ट होगी, अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एनोड है, यहाँ पर जब डिपॉजिट होने के बाद क्लोरीन गैस हमें बनेगी, तो क्लोरीन गैस बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगी लाइटर होने की वजह से, और यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह दोनों मटेरियल हमारे एक दूसरे से अलग अलग, हमें अलग अलग चैम्बर्स में हासिल हो जाएंगे।
इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करें तो कब हम इस तरह पढ़ सकते हैं इसको, ओवरऑल रिएक्शन मतलब कैथोड पे रिएक्शन कौन सा हुआ, ये वाला सोडियम, सोडियम मेटल में चेंज हो गया। एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस में चेंज होगी। इस तरीके से दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं ये यहाँ पर लिख देते हैं, और जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। ये आपको ओवरव्यू दे रहा है एक सिंपल, कि जब हमने NaCl को पानी में डिजोल्व किया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में ब्रेक हुआ। वो जो सोडियम पॉजिटिव आइन है ये वाला, वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और जो Cl नेगेटिव आइन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सोडियम मेटल जो है वो हमें कैथोड पे कलेक्ट होगी, और जो क्लोरीन गैस है वो हमें एनोड पे कलेक्ट होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपका यही आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल को यहाँ से अलग कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब इस होल साल ओवरऑल जो रिएक्शन है इसमें दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ये दो पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डायाफ्राम किसे कहते हैं, और मतलब ये डायाफ्राम क्यों यूज होता है। अभी आपको मैंने बताया कि डायाफ्राम जो होता है वो आयरन की कुछ शीट्स होती हैं, वायर गॉज होती है, आयरन की शीट होती हैं, जो कि एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट करती हैं। डायग्राम में मैं दोबारा दिखा देता हूँ बेटा आपको। ये डायाफ्राम होता है यहाँ पर, ये वाला, ये डायाफ्राम है। ये आयरन की कुछ शीट्स हैं, एक शीट होती है आयरन की जो आयरन से बनी हुई होती है, इसको वायर गॉज भी बोलते हैं, आयरन गॉज भी बोलते हैं, डायाफ्राम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एनोड और कैथोड को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, कि एक दूसरे से ये अलग अलग रहें। क्यों अलग अलग रहें, ताकि इसमें जो क्लोरीन गैस है और जो सोडियम है ये दोबारा आपस में कहीं मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही पास पास दोनों प्रिपेयर हो रहे होते हैं। यहाँ पर सोडियम प्रिपेयर हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो क्लोरीन जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो दोनों के आपस में मिक्सिंग का खतरा होता है। इसलिए उस मतलब कि मिक्सिंग को बचाने के लिए कि दोबारा आपस में मिक्सअप ना हो जाए, तो हम इसका वायर गॉज का इस्तेमाल करते हैं या डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो डायफ्राम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ताकि एनोड और कैथोड आपस में दूसरे से सेपरेट रहें और दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिक्सअप ना हो सके, ठीक। सेकंड पॉइंट कि जी इसमें एक पॉइंट हमने यूज, एक केमिकल यूज किया कैल्शियम क्लोराइड, जो कि मैंने रेशंस में बताया ही नहीं आपको, वो क्या कर रहा है। तो कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वो ये काम होता है कि बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वो फ्यूज होता है, मतलब कि मेल्ट होता है, वो जो टेम्परेचर है वो है अप्रोक्सीमेटली वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। काफी ह्यूज टेम्परेचर है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है कि इस पर जाके वो मेल्ट होगा सोडियम क्लोराइड। अब डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो देन जाके वो मेल्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस टेम्परेचर को कम कर देते हैं ताकि हमारा प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो सके। तो उस प्रोसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली करता क्या है, वो सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूजन टेम्परेचर है, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसको डिक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करके उसको 800 से कितना कर देता है, 600 कर देता है। तो टेम्परेचर उसका डिक्रीज होने की वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टाइम हमारा जो कंजप्शन, टाइम की जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम इस्तेमाल होती है। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर एक मेन रोल है कि वो इस प्रोसेस में, डाउन प्रोसेस के अंदर सोडियम क्लोराइड का जो फ्यूजन टेम्परेचर जो कि अप्रोक्सीमेटली 800 होता है, उसको वो डिक्रीज करके, डाउन करके उसको कहाँ तक ले आता है, वो उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो सके। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा इसके अंदर, ये आमतौर पर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच करके ये एक नंबर का पूछ सकते हैं, तो इसको जरा थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। डायाफ्राम को इस्तेमाल करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड एनोड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिक्सअप ना हो सकें। और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड का फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। कितना कम करते हैं, 800 से वो 600 कर देता है उसको। अब इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर या प्रोसेस के अंदर कोई भी बात अगर आपको पूछनी है, कोई क्वेश्चन करना है आपने, तो मोस्ट वेलकम, आप क्रॉस क्वेश्चन जो है वो बेटा वो कर सकते हैं। जी बेटा।